फरहाना मेरे ताया की बेटी थी, लेकिन इससे मेरा दोस्ती का नाता था। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि हम आपस में कज़न तो हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे का आईना होते हैं। बस मेरी ज़िंदगी तुम्हारी दोस्ती के आईने में हमेशा शफ़ाफ ही रहेगी। ये बात वो तब कहा करती थी जब 13 बरस की थी। ये वो उम्र होती है जब लड़कियां अमूमन अपने सपनों का तख्त सजाती संवारती हैं और इस पर किसी मनमोहने को शहजादा बनाकर बिठा लेती हैं और खुद को इसकी मलिका तस्वुर करने लगती हैं। लेकिन फरहाना के जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। इसका जहन बहते चश्मे की तरह साफ शफाफ था। ऐसे में इसकी मंगनी खालाजाद रियान से कर दी गई। सो इस तरह सादा दिल और मासूम सूरत और अच्छी सोच रखने वाली लड़की की मासूम सोच में किसी हम सफर साथी के तस्वुर की खिड़की खुल गई, क्योंकि मंगनी के बाद यकीनन इसके जहन में शादी का तस्वुर भी उजागर हुआ। अब इसने इस नहज पर ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। इत्तफाक हुआ कि इन्हीं दिनों फरहाना की क्लास में एक नई लड़की दाखिल हुई जिसका नाम तबस्सुम था। इस लड़की से फरहाना की दोस्ती हो गई। ये लड़की बहुत ऊंचे ख्वाब देखने की आदी थी। इसने ही फरहाना के दिमाग में ये बात डाली कि तुमने कहाँ गरीबों में मंगनी करवा ली है, सारी उम्र छोटी छोटी खुशियों को तरसोगी। अब भी वक्त है, रियान से शादी से इनकार कर दो। मेरी कजन इसकी बातें सुनती और चुप रहती। तबस्सुम से इसकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो फरहाना के घर भी आने जाने लगी। एक रोज वो आई तो इत्तफाक ये था कि रियान भी आया हुआ था। तबस्सुम ने रियान को देखा और बुरा सा मुंह बना लिया। जब वो चला गया तो इसने फरहाना के खूब कान भरे कि तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो। एक तो गरीब खालाजाद से मंगनी करवा ली और सूरत भी ना देखी। चलो खूबसूरत ही होता तो कोई बात ना थी। गर्ज इसने मेरी कजन का दिल खूब बुरा किया। अब वो इस नहज पर सोचने लगी कि जिस पर तबस्सुम इसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन इसरार करके वो फरहाना के साथ रियान के घर भी गई। इसे खाला के घर का रहन सहन भी ना भाया। जाहिर है कि वो लोग मुतवस्सित तबके से थे, तो रहन सहन भी अपनी हैसियत के मुताबिक ही रखा हुआ था। अब वो हर वक्त यही कहती कि रियान तुम्हारे काबिल नहीं है फरहाना, देखो तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए अमीर और खूबसूरत लड़कों की कोई कमी नहीं है। लड़कियों को ऐसे घर में शादी करनी चाहिए जो इसके ख्वाबों के ऐन मुताबिक हो। ऐसे घर का इंतखाब करें जहां ख्वाबों और खुशियों को पूरा होता हुआ देखा जाए। तबस्सुम के ये ख्यालात तो दरअसल अपने मुतल्लिक थे, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता फरहाना को भी फरेब की इस वादी में ले गई। यूं मेरी कजन हकीकतों से दूर होती गई। अब जब भी मैं इससे मिलती तो वो कहती, सारा मैं रियान से शादी करके अपनी जिंदगी मुफलिसी की मट्टी में नहीं मिलाना चाहती। मैंने उसे समझाया कि वो नेक लड़का है, काबिल है, कमाऊ है। क्या हुआ अगर अभी वो छोटी पोस्ट पर है, उम्र भी तो अभी इसकी कम है। रफ्ता रफ्ता तरक्की करके बिल आखिर एक रोज बड़े ओहदे तक पहुंच ही जाएगा। तुम्हारे खालू रिज़्क़े हलाल कमाते हैं तो दौलत की रेल पेल नहीं है, और वो जिस सीट पर हैं अगर रिश्वत लेने लगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। इनका अपना घर है। कहने लगी, इसको तुम घर कहती हो? 5 मरले का घर भी कोई घर होता है? ना लॉन ना खुला सहन। उफ, मेरा तो दम घुट जाएगा वहाँ। मैं सच कहती हूँ कि रियान से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि जिस शरीके सफ़र की शख्सियत मेरे ख्यालों में समा गई है वो रियान नहीं बल्कि कोई और है। कौन है वो? मैंने पूछा। इसने कहा, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने खुद भी इसको अभी तक नहीं देखा है। फरहाना के वालिद बिजनेसमैन थे, इनका कपड़े का काम था, वो होलसेल का काम करते थे। एक फैक्ट्री भी थी। मेरी कज़न बंगले में रहती थी, फिर भी इसके वालिदैन को अपने से कम हैसियत रिश्तेदारों से लगाव था और वो दिल से इनका एहतराम करते थे। इन्होंने बेटी का रिश्ता अगर रियान को दिया था तो कुछ सोच समझ कर ही दिया था।
रेयान कबूली सूरत और फर्माबरदार लड़का था। मुस्तकबिल में तरक्की के रोशन इम्कान थे, लेकिन फरहाना तो बस अब अपने बड़े घर से भी ज्यादा बड़े घर में जाना चाहती थी और मैं हैरान होती थी कि ये इसे क्या हो गया है। मैंने इसको बहुत समझाया, मगर तबस्सुम की दोस्ती इसके सर चढ़कर बोल रही थी, सो वो मेरी बातों को खातिर में नहीं लाती थी। इन्हीं दिनों रेयान की अम्मी ने बताया कि वो फरहाना को बहुत चाहती थी। वो इसको एक साबिर और शाकिर लड़की समझती थी। इनका ख्याल था कि वो आकर इनका घर संवार देगी। वो हर पल इस पर वारी जाती थी। वो ये नहीं जानती थी कि इनकी भांजी किन हवाओं में परवास कर रही है। वो ख्वाहिश के पर लगाकर उड़ती हुई हिर्सो हवस के आसमान की इस बुलंदी तक जा पहुंची कि जहां तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। खाला ने शादी की तारीख मांग ली तो ताया जी ने 1 साल बाद रुखसती के लिए कह दिया ताकि फरहाना पढ़ाई मुकम्मल कर ले। खाला ये कहकर चली गई कि ठीक है, हम 1 साल इंतजार कर लेंगे, मगर मैं साल बाद बारात ले आऊंगी। इनके जाने के बाद वो मेरे पास आई, बोली कि खाला ने शादी की तारीख मांगी है। मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो बोली, सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे जख्मों पर नमक पाशी कर रही हो। अच्छा, तो फिर तुम सीधे जाकर अपनी माँ से बात कर लो और जुर्रत के साथ जो तुम्हारे दिल में है कह गुजरो। इन्हीं दिनों मेरे एक कजन की शादी थी, सो हम मुल्तान चले गए कि वहाँ शादी के हंगामे में फरहाना का ख्याल ना रहा। मैंने मुल्तान से इससे राब्ता ना किया। हमें वहाँ 15 दिन लग गए। इस दौरान जाने क्या बात हुई कि ताया जान ने इसकी शादी की तारीख दे दी। मैं वापस आकर इससे मिली। वो बहुत परेशान थी। परेशानी किसी नादान को लाहक हो तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और इंसान उजलत में कोई गलत कदम भी उठा लेता है। इसने भी परेशानी में एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया था। बेशक वो इसके वालिद के अंडर काम करता था, लेकिन फरहाना के लिए तो एक बंद किताब की मानिंद था। इसका नाम आदिल था और ताया जी की फैक्ट्री में मैनेजमेंट का काम सीख रहा था। ये इनके बिजनेस पार्टनर का लड़का था और कभी कभार किसी काम से घर पर भी इनके पास आ जाता था। एक रोज वो घर आया तो ताया घर पर ना थे, बल्कि सारे घर वाले किसी तकरीब में गए हुए थे। पेपर्स की तैयारी के बाइस फरहाना घर पर थी। आदिल ने दस्तक दी। फरहाना ने दरवाजा खोला और पहली ही नजर में इस नौजवान के हुस्नो जवाल से मुतासिर हो गई। इसको खबर थी कि ये इसके वालिद के शरीक कारोबार का इकलौता बेटा है और बहुत मालदार घराने से है। सोचा अब तक इसके बारे में क्यों गाफिल थी, कभी इसको गौर से देखा ही नहीं। क्यों आज के दिन ही इसकी शानदार शख्सियत का सहर महसूस किया। इसके दिल ने आदिल का इंतखाब कर लिया, शायद इसलिए कि फरहाना रेयान के साथ शादी से बचना चाहती थी। इस तेज तरार लड़के ने फरहाना की नजरों में अपने लिए पसंदीदगी के एहसास को भांप लिया। इस रोज तो वो चला गया कि घर में कोई ना था। अकेली होने के सबब फरहाना ने आने के लिए ना कहा, लेकिन बाद में वो ताया जी का खाना लेने के बहाने आने लगा। जिस रोज ड्राइवर इनके दीगर कारोबारी कामों में मसरूफ होता तो आदिल खाना लेने आ जाता, क्योंकि इसके पास अपनी गाड़ी थी। खाना फरहाना पैक करके देती। इस तरह इन दोनों की आपस में बातचीत हो जाती। पहले वो हफ्ते में 1-2 बार ही आता, फिर रोज आने लगा। शायद ताया इस पर ज्यादा एतबार करते थे कि बास नौकर खाने को रास्ते में चख भी लेते थे। एक दिन आदिल आया तो घर में कोई ना था। तभी फरहाना ने इसको गेस्ट रूम में बैठने को कहा, क्योंकि वो बाहर की जानिब था। इसने पूछा, आंटी कहाँ गई है? वो बराबर में गई है, फरहाना ने जवाब दिया। जब खाने की तैयारी के मरहले में थोड़ी सी देर बाकी रह जाती, तब तक वो आंटी से बातें करता रहता। बाहर बहुत गर्मी थी, इसने पानी मांगा। फरहाना कोल्ड ड्रिंक गिलास में डालकर ले आई। आज आदिल इसे बहुत गौर से देख रहा था। इसकी तेज नजरों से वो कुछ घबरा सी गई।
वो भी इसे देखने में इस कदर महव था कि गिलास को ठीक तरह से पकड़ ना पाया और मशरूब छलक गया। तभी गिलास भी इसके हाथों से छूट गया। शरबत कपड़ों पर गिरा तो इसके कपड़े खराब हो गए। फरहाना ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना, ये मेरी गलती से हुआ है। इसकी बौखलाहट पर वो मुस्कुरा दिया। बहरहाल मजीद कुछ कहे बगैर वो खाना लेकर चला गया। वो यही समझे कि आदिल नाराज हो गया है। वो देर तक शर्मिंदगी महसूस करती रही। अगले दिन ताया जी की तबीयत खराब हो गई। वो फैक्ट्री ना गए। तभी आदिल ये मालूम करने इनके घर आया कि आज वो क्यों नहीं आए। जब ताया जी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो दोनों माँ बेटी ड्राइवर को देखने घर से बाहर आईं। देखा कि आदिल अपनी गाड़ी से उतर रहा है। इनको परेशान देखकर पूछा, खैरियत तो है? हाँ, तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत खराब है बेटा, इसी वजह से परेशानी हो रही है। आदिल को वो अंदर ले आईं। इसने अंकल को देखते ही कहा कि ड्राइवर का इंतजार ना करे, मैं इनको अपनी गाड़ी में अस्पताल लिए चलता हूँ। वो सहारा देकर ताया को गाड़ी तक लाया और फौरन इनको अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इनको दाखिल कर लिया। वो वापस आकर आंटी और फरहाना को भी अस्पताल ले गया। इन दोनों पर ऐसे वक्त में इसने बहुत बड़ा एहसान किया। वो रात तक ताया जी के पास ही रहता। फरहाना ने इसके इस एहसान को अपने दिल में जगह दे दी। अब फरहाना को आदिल बहुत अच्छा लगने लगा। वो बेचैनी से इसका इंतजार करती। ताया जी अस्पताल थे और आंटी इनके पास होती। आदिल घर आता, फरहाना से अंकल के लिए खाना ले जाता। इसी दौरान वो किचन में आ जाता और इसके साथ बातें भी करता रहता। जब वो सूप वगैरह तैयार कर रही होती, वो इसकी बातों के जवाब में हूँ हाँ करती रहती। तब इसने कहा, क्या बात है फरहाना, आप बहुत कम बोलती हैं। हालांकि आपकी आवाज़ ऐसी है कि बार बार सुनने को दिल चाहता है। इस पर बेइख्तियार वो बोल पड़ी, बातें सिर्फ जुबान से ही नहीं कही जाती। क्या आप निगाहों की जुबान नहीं समझ सकते? ये इसने बेबाकी के साथ बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो तो जैसे मौके की तलाश में था। कहने लगा, आप तो पहली नजर में ही मेरे दिल में समा गई थी। डरता था कि कुछ कह दिया तो आपको नागवार महसूस हो जाएगा और आप नाराज हो जाएंगी। जब से आपको देखा है, जीने का ढंग आ गया है। वो न जाने इस किस्म की और कितनी बातें कहता रहा और फरहाना इन बातों की भूल भुलैयों में गुम होती चली गई। इसके जाने के बाद भी वो गुमसुम बैठी रह गई। अगले दिन जब वो आया, इसने देखा कि फरहाना इसकी बातों के जाल में उलझ गई है और वो बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। इसने आते ही दूसरा जाल फेंका। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा है कि बेटी के फर्ज से जल्द सुबकदोश हो जाएंगे। क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी को अपने लिए सबसे बड़ी खुशनसीबी समझूंगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ इस अंदाज से दाखिल होते हैं कि हमको पता ही नहीं चलता कि वो कब हमारे दिल में आ समाते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोग खुद ब खुद दिल की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और अपनी मर्जी से आ जाते हैं। तुम भी बिला इरादा मेरे दिल पर काबिज हो चुकी हो। आप डायलॉग बहुत अच्छे बोल लेते हैं। ये कहकर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो फरहाना। अब जो भी कह लो, लेकिन मेरी आरज़ू को ठुकराने की बात मत करना। जिंदगी में बहुत सी लड़कियों को देखा है, मगर नजरे इंतखाब तुम पर मजहर गई है। मुझको तुम्हारा जवाब चाहिए, सोच कर बताऊंगी। इस वक्त अम्मी आ रही हैं। फरहाना ने कहा। इसी वक्त फरहाना ने फैसला कर लिया कि वो माँ से बात करेगी कि रियान ही क्यों, इसकी जगह आदिल क्यों नहीं, इसमें क्या कमी है। इसने माँ से बात की। फरहाना की अम्मी हैरान रह गईं। बोली, क्या बात है, आज तुम इस कदर जज्बाती हो रही हो? वो खामोश रही। बेटी, माँ बाप के फैसले कोई अहमियत ना रखते या इनकी जरूरत ना होती तो अल्लाह ये रिश्ते ना बनाता। हर रिश्ते का अपना मकाम है, अपना तकद्दुस है। मैं मानती हूँ अम्मी जान कि वालिदैन के फैसले बेटियों के लिए दुरुस्त होते होंगे, लेकिन आपके फैसले ने मुझे जीते जी जहन्नुम की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। फरहाना, तुम क्या कह रही हो? हमने तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म किया है?
आप सब ने मिलकर मेरा सारा जीवन जलने के लिए आग में झोंक दिया है। मैं हरगिज 3 कमरों वाले मकान में ब्याह कर नहीं जाऊंगी। मुझको खाला के घर का सोचने से ही घुटन होती है। बेटी क्या कह रही हो? रिश्ते मकीनों से होते हैं, मकानों से नहीं। रेहान मेहनती लड़का है, एक ना एक दिन जरूर दूसरा बड़ा घर बना लेगा या नहीं बना पाएगा, अल्लाह जाने। लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। माँ, आपको मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना होगी। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। माई अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? इसके मिन्नत समाजत पर ताई जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। रात को जब सब खाने पर बैठे, फरहाना नहीं आई। माँ ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खा चुकने के बाद ताई जी ने बात शुरू की कि फरहाना रेहान से शादी नहीं करना चाहती है। वो कहती है कि ये मंगनी तोड़ दे, वरना मैं कुछ खा लूंगी। इस पर बाप और भाई हैरान रह गए। हैरान थे, आखिर वो क्यों ऐसा कह रही है कि वो गरीब घराने में शादी नहीं करना चाहती। इसके भाई गुस्से में आ गए। ये क्या बात हुई? भला ये भी कोई बात है? इसने ये कैसे कह दिया? हमारी इज्जत और गैरत का मामला है। मंगनी हो चुकी है। हमारी नजर में रेहान से अच्छा कोई नहीं है। अम्मी, आप इसको समझा दें कि जो वो चाहती है वो नहीं होगा। गुर्बत के अलावा रेहान में क्या बुराई है? और गुर्बत दूर हो सकती है, गरीब होना कोई ऐब नहीं। इनको अल्लाह ने इतना रिस्क दिया है कि इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अमीरी गरीबी मुस्तकिल रहने वाली चीज नहीं है। इनके ये दिन भी बदल जाएंगे। वालिद और भाई सुबह सब अपने अपने काम पर चले गए। फरहाना ने माँ से पूछा। ताई जी ने इसको रात वाली गुफ्तगू गोश गुजार कर दी। समझाने की कोशिश भी की, वो किसी सूरत नहीं मानी। इसने फैसला कर लिया कि अगर इन्होंने इसकी ना मानी तो वो बगावत कर देगी। अगले दिन आदिल अंकल की तबीयत पूछने आया तो इसको देखकर फरहाना खुशी से गुलनार हो गई। जब से इसने आदिल की तवज्जो हासिल की थी, इसको ये घर और अपने घर के लोग पराये लगने लगे थे। वो सिर्फ आदिल ही को अपना समझती थी। आदिल ताई जी से मिला, वो बहुत परेशान थी। इसने परेशानी की वजह पूछी, तब उन्होंने बता दिया कि फरहाना की मंगनी रेहान से हो चुकी है और अब वो हम सबको परेशान कर रही है। ताई जी ने आदिल को घर का फर्द समझते हुए सारा अहवाल बता दिया और मदद की दरख्वास्त की। वो सारा किस्सा सुनने के बाद किचन में गया और फरहाना से बात की कि तुम्हारी अम्मी परेशान हैं, तुम क्या कहती हो? मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो फिर भी मैं रेहान से शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर तुम मंगनी तोड़वा लो। तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो रेहान से कह दो कि तुम इसको नापसंद करती हो और शादी नहीं करना चाहती। वो इतना ही अच्छा और नेक है तो जरूर तुम्हारी रजा की परवाह करेगा और खुद मंगनी खत्म कर देगा। आदिल दोहरी चाल चल रहा था। इधर वो फरहाना की वालदा से कहता कि आपकी लड़की को समझा रहा हूँ, वो मान जाएगी, और इधर फरहाना को कहता कि फौरन मंगनी तोड़ दो। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं तुमको खुश रखूंगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे, मैं तुमको सारी दुनिया की सैर कराऊंगा। वो जब ये बातें सुनती, इसके दिल में अरमान मचल जाते। इसको आदिल के अलावा दुनिया में और कुछ नजर नहीं आता था। रेहान इनके घर आया, इसने इसके साथ सीधे मुंह बात ना की। इसने पानी मांगा तो फरहाना ने मंगनी की अंगूठी गिलास में डालकर इसको दे दी और कहा कि पानी की बजाय ये अंगूठी उठा लो और गुस्सा पी लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। ये बात इसके भाई ने सुनी तो वो इसको मारने को लपका, लेकिन रेहान ने इसे थाम लिया और माँ भी दरमियान में आ गई। रेहान खामोशी से अंगूठी लेकर चला गया। ताई जी किसी को बताए बगैर आदिल के घर गईं और इसकी वालिदा से बात की। इस खातून ने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, हम अपने बेटे की शादी तय कर चुके हैं और आदिल को भी इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। अगले माह की 10 तारीख को इसकी शादी है। ये सुनकर ताई को सुकून मिला। वो घर लौटी और किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी। मंगनी की अंगूठी रेहान को वापस करने पर फरहाना के बड़े भाई ने इसको मारा तो इसे बुखार हो गया, लेकिन आदिल ना आया। वो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ था। फरहाना इंतजार करती रह गई।
وہ نہ آیا، اور پھر ایک دن جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا۔ وہ سیدھا تایا جی کے پاس گیا اور ان کو کارڈ دے کر کہا، آپ لوگ میری شادی میں ضرور آنا۔ اس نے فرحانہ سے بات تک نہ کی۔ اس کے آنے سے جو شہنائیاں فرحانہ کے دل میں بجتی تھیں وہ اب نوحوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اب ہر شے روتی ہوئی لگتی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے جسم سے روح نکل رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گئی۔ تائی جی نے مجھے بلوایا کہ اسے دیکھو، اس نے کمرہ بند کر لیا ہے۔ میں نے اس کے بھائی کی منت کی، اس نے کھڑکی توڑی، ہم اندر گئے۔ وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اسے ہسپتال لے گئے۔ 2 دن بعد جب اسے ہوش آیا، ڈاکٹر کو تمام احوال بتایا تو اس نے اس کو سکون کی دوائیں دے دی۔ وہ 1 سال زیر علاج رہی، تبھی کہیں جا کر کچھ نارمل ہوئی۔ تائی جی اور ریان کی امی تو آپس میں سگی بہنیں تھیں۔ بہن نے بہن سے بیٹی کی طرف سے معافی طلب کی۔ خالہ نے معاف کر دیا اور ریان کو بھی منا لیا۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ فرحانہ کھوئی کھوئی رہی۔ تایا کے پاس پیسوں کی کمی نہ تھی۔ انہوں نے ایک بنگلہ خرید کر اس کو فرنیچر سے آراستہ کر کے بیٹی کو جہیز میں دیا۔ ہر شے دی، یہاں تک کہ گاڑی بھی دی، اور ریان کو فیکٹری سونپ دی تاکہ ان کی بیٹی کو اپنے شوہر کی غربت کا احساس نہ ہو۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ریان کو اس کی اچھائی کا ثمر دے دیا اور فرحانہ کو بھی اچھے برے کی پرکھ ہو گئی۔ اس کو ریان سے نفرت نہ تھی، نفرت تو تبسم نے دلائی تھی، وہ بھی اس کی غربت سے۔ جب غربت نہ رہی تو پھر نفرت کیسی؟ تو یہ ہے انسان کی ان بلند سوچوں کی اوقات جو حرص و ہوس کے تابع ہوں تو وہ ریت کے گھروندوں کی طرح گرتے ہیں۔ آج ریان ہی فرحانہ کا سب کچھ ہے اور اس کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت نہیں ہے۔